हेलो दोस्तों, तो अपने फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ पे हमारा बहुत सिंपल सा एजेंडा है कि हम उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करें जो कहीं ना कहीं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं टुवर्ड्स सर्टेन न्यूज़ आइटम्स। क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आप जब आप मीन्स के आंसर लिखेंगे उस समय आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स और आंसर्स मिलते हैं जो कि आपके आंसर्स को एनरिच करते हैं टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। ऑल्सो ये जो पर्सपेक्टिव्स आपके बनते हैं ये आपको एक नज़रिया देते हैं चीज़ों को देखने का, जो आगे जाके एक लॉन्ग टर्म में आपको इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द होल थिंग टुडे, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने कल भी बताई थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है 15 दिन मेंस इन 2019 के मेंस के लिए हमने की थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस किए हुए हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, किस तरह से आंसर्स दिए जाने चाहिए, व्हाट ऑल शुड बी द स्ट्रक्चर, वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस हैं। आप वो जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, प्लस आपके पास एक डेटाबेस भी बन जाएगा इन सभी क्वेश्चंस का। ठीक है जी, चलिए लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ आइटम। सबसे पहली चीज़, बहुत ही सिंपल सा एक न्यूज़ आइटम्स है, हिंदू में था, कैलिब्रेटेड बैलेंस। बहुत सिंपल सी बात कर रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि इंडिया ने हमेशा नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को ही फॉलो किया है, लेकिन बहुत सिंपल सी बात कहता है कि क्या इंडिया को अभी भी वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए या फिर अब अलायंसेस की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस पर डिटेल डिस्कशन था, विल बी डूइंग दैट। नेक्स्ट चीज़, रिसेंटली आपने पढ़ा होगा यूएई का जो होप मिशन है मार्स, राइट, मार्स के लिए, वो जो है शुरुआत हुई है उसकी ना। व्हेन आई टॉक अबाउट यूएई इंडिया, बहुत सारे पैराडाइम्स हैं ना जो पैरेलली चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम बहुत दिन से हमने न्यूज़ में देखा है कि चाइना ईरान की तरफ बढ़ रहा है, इंडिया और ईरान में कुछ मुद्दे हो गए हैं बिकॉज ऑफ चाबहार पोर्ट। तो जो बाकी सऊदी अरेबिया, यूएई है, ये बहुत अच्छी जगह बन जाते हैं जहाँ पे बाकी कंट्रीज अब इन्वेस्ट करें। तो ऐसी क्या नई स्ट्रैटेजीज हैं जिससे इंडिया और यूएई के रिलेशंस बेटर हो सकते हैं, उस पर देयर वाज दिस आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट थिंग, गिफ्ट सिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। तो गिफ्ट सिटी को और बेहतर बनाने के लिए 5 डेफिनेट पॉइंट्स हैं जो कि सरकार जिन पे काम कर रही है उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा बात हुई है जब से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बैन करने की बात हुई है, कुछ तो ऐप्स भी बैन कर दी गई हैं, कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लगा दिया जाना चाहिए जो भी चाइना से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से लगा दिया जाना चाहिए, उस पर देयर वाज दिस आर्टिकल, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, चाइना का जो मास मिशन है जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, अबाउट दैट वील बी डिस्कसिंग समथिंग। और क्या चाइना जो है ये अपने आप को इसलिए बढ़ा रहा है दैट ही यूएस के काउंटर में आना चाहता है, चाइना का इसके बारे में क्या ख्याल है, दिस विल बी डिस्कसिंग। काकरापारा 3, राइट, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो वील सी कि किस तरह की न्यूज़ के लिए न्यूज़ में रहा है, क्या सिग्निफिकेंट स्टेप हुआ है इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्टर की जगह पे, राइट। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आइटम आया है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें आगे की डेकेड्स में जो आपका वेदर पैटर्न है, क्लाइमेट पैटर्न है, किस तरह का होगा, उस पर डिस्कशंस हैं। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं जो आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं इन इंट्रोडक्शंस। तो काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हुई है ना। आई ऑल्सो टेल यू हाउ टू यूज ऑल दीज आइटम्स, राइट। लास्ट चीज़ जो आज है, न्यू ई कॉमर्स के कुछ रूल्स आए हैं, ठीक है। तो ये रूल्स क्या है एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन रूल्स को आप बाकी आंसर्स में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी वील बी डिस्कसिंग इन डिटेल। ठीक है जी, चलिए सबसे पहली चीज़ है नॉन अलाइनमेंट की बात हो रही है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, नॉन अलाइनमेंट क्या है कि कोल्ड वॉर के एरा में, राइट, इंडिया ने अपना एक अलग अलाइनमेंट बनाया। इंडिया ने बोला कि ना हम यूएस की तरफ जाएंगे ना हम सोवियत यूनियन की तरफ जाएंगे। कोल्ड वॉर के समय में 2 पोलैरिटीज थी, एक यूएस और एक सोवियत यूनियन। इंडिया ने बोला नहीं, वी विल नॉट अलाइन आवरसेल्फ आइदर विद यूएस और विद सोवियत यूनियन, लेकिन हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, इन दोनों में से किसी भी पोलैरिटी को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन आज समझने वाली बात यह है कि ये जो नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर, नाउ इट्स कहते हैं बायगॉन्स आर बायगॉन्स, राइट, कि ये चीज़ जो थी अब एब्सोल्युटली खत्म हो चुकी है। रीजन क्या है कि पहले जो चीज़ सिंगल पोलैरिटी थी कि एक पावर यूएस है, एक पावर
सोवियत यूनियन है ना, सिंपल शब्दों में समझने की बात करते हैं, टेक्निकलिटीज को छोड़ के। सिंगल पोलैरिटीज की बात थी, लेकिन अब हो गया है मल्टीपोलैरिटी। अब जो है कहीं ना कहीं समय है कि मल्टीलेटरलिज्म पे जाया जाए, बहुत सारे अलायंसेस बनाई जाएं, और अलायंसेस भी किस टर्म्स में, जरूरी नहीं कि आपकी सारी अलायंसेस सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टर्म्स में हो, ठीक है। टेररिज्म के लिए अलायंसेस हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए अलायंसेस हैं, कनेक्टिविटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, हर एक चीज की अपनी डिफरेंट अलायंसेस हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, उसको नॉन अलाइनमेंट को एब्सोल्युटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से नॉन अलाइनमेंट, मेरा मतलब है कि मैं किसी भी पोल्स की तरफ नहीं जाऊंगी, किसी भी पोलैरिटी की तरफ नहीं जाऊंगी। तो यस, इंडिया को किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की तरफ स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंडिया को कहीं ना कहीं हर एक के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एनी अलायंस, है ना। इंडिया ने कभी भी नहीं कहा मैं एब्सोल्युटली यूएस की साइड हूँ या मैं एब्सोल्युटली चाइना के साथ हूँ, लेकिन इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी जरूरत है मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जाने की। तो आप देख रहे हो शब्दों में डिफरेंस है, बात वही हो रही है। अब व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस आर्टिकल इज, आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं कि मान लीजिए वे फॉरवर्ड आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की स्ट्रैटेजी आगे क्या होनी चाहिए। जब उन आंसर्स का वे फॉरवर्ड लिखते हो तो आप लिखो कि इंडिया को जरूरत है नॉन अलाइनमेंट की तरफ से थोड़े बहुत मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड या अलायंसेस की तरफ जाने की। तो ये जो शब्द जब आप ये यूज करते हो ना, तब आप बहुत बड़ी डायनामिक्स की बात कर देते हो। द मोमेंट यू से नॉन अलाइनमेंट, आपने एक ही शब्द से कंपैरिजन कर दिया इंडिया का फ्रॉम कोल्ड एरा टू दिस एरा। तो ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आर्टिकल डिस्कस कर रही हूँ। अब देखो इंडिया क्या कर रही है, रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है इंडिया की। इंडिया जो है सबसे पहले तो एग्जैक्टली कोई अलायंस ज्वाइन नहीं करना चाहता, ठीक है। पर इंडिया जो आप देख रहे हो, इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं कि जो भी लिखा हुआ है उसको, कि मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में कुछ मुद्दा आ रहा था, राइट। सो देयर इज चाइना, देयर इज यूएस एंड देयर इज रशिया, राइट। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया जो रशिया के साथ समिट हुआ था वहां पे भी गया, प्लस इंडिया जो है यूएस को भी चीजों में सपोर्ट कर रहा है, यूएस के साथ भी अपनी जो अलायंस है उसको बना रहा है, नॉट डायरेक्टली बट यस डेफिनेटली बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने ईरान का एंगल पढ़ा था कि इंडिया ईरान को एब्सोल्युटली डायरेक्टली बेनिफिट नहीं कर पाया क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस का प्रेशर भी था। तो आप देख रहे हो इंडिया यूएस के साथ भी इनडायरेक्टली कोऑपरेट कर रहा है, रशिया के साथ भी कोऑपरेट कर रहा है, एंड चाइना के साथ भी डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहा है। इसका मतलब है क्या है कि इंडिया जहां एक अलायंस का पार्ट नहीं बनता है, उतना ही ज्यादा हर एक के साथ पैरेलली एक कैलिब्रेटेड बैलेंस बनाने की बात करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, इस पूरे आर्टिकल से आपने सिंपल सी चीज समझी है कि इंडिया को जो है नॉन अलाइनमेंट से लेके और कैलिब्रेटेड बैलेंस रिलेशंस की तरफ जाने की जरूरत है, राइट। तो अब इतनी सी चीज में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने कोल्ड वॉर की स्ट्रैटेजी इंडिया की प्रेजेंट स्ट्रैटेजी से कंपेयर कर दी, तो शब्दों का बहुत डिफरेंस पड़ता है। दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज बिटवीन कि आपका 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का गैप क्यों रह जाता है, क्योंकि पीपल यूज सच थिंग्स, ठीक है। तो इन चीजों को आप नोट कीजिए और आप देखोगे आपके आंसर्स एब्सोल्युटली एनरिच हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको पता है यूएई का जो मिशन मार्स है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ना। आप समझ रहे हो, इससे हमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता लग रही है। यूएई का फर्स्ट मिशन है मार्स पे। तो ये जितनी भी ऐसी इकोनॉमीज हैं जो एब्सोल्युटली ऑयल पे चल रही हैं, अब मान लीजिए ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएट हुआ तो ये इकोनॉमीज को लॉस हो जाता है, ऑयल का प्राइस बढ़ गया इकोनॉमीज को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। यानी कि ये कोशिश कर रही है कि ऑयल के अलावा भी अपने जो एम्बिशंस हैं उसको क्या करें, डिवर्सिफाई करें। इसीलिए ये मार्स मिशन की भी बात है। अब ना बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया क्या कर सकता है अपना यूएई के साथ स्टांस को बेटर करने के लिए, अपने रिलेशंस को बेटर करने के लिए। अब आप ना क्या करते हो कि आप रैंडमली आंसर लिख देते हो, इन साइंस एंड टेक व्हाट कैन बी डन, इन मेडिकल सेक्टर व्हाट कैन बी डन, बट दीज आर एग्जांपल्स दैट यू कोट। आप बहुत डायरेक्टली बता सकते हैं कि यूएई पहले तो थी एक ऑयल ओरिएंटेड इकोनॉमी, लेकिन अब इसने होम मिशन से क्या अपनी चीज बता दी है कि दे वांट टू रीओरिएंट देयर फोकस, कि हम सिर्फ ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी ना रहे बल्कि आईटी, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी जाए, राइट। अब इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है स्टेम सेक्टर, अगेन एक इंपॉर्टेंट शब्द स्टेम सेक्टर क्या होता है, राइट। गो बैक एंड चेकआउट, इन चारों का अलग अलग मतलब है, राइट। क्या क्या है यू कैन गो बैक एंड चेकआउट, ठीक है। ये आपका होमवर्क फॉर द डे है, ठीक है। जो चेकआउट सेम सेक्टर किसे कहते हैं, आप देखोगे 4 डिफरेंट सेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। बट मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देती हूँ, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बात होती है ये, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, अब मान लो आपको इंडिया से ओरिएंट कराना है, इंडिया से ओरिएंट कैसे कराओगे, आप बताओगे कि इंडिया भी इस तरह के सेक्शन में था कि इंडिया ने भी मार्स
पे मंगलयान को भेजा है, यानी कि यूएई और इंडिया के पास कॉमन ग्राउंड है जो आप शेयर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑल्सो इंडिया जो है, जो यूएई है, वो इंडियन माइग्रेंट्स का नंबर 1 होस्ट है। इसका मतलब है इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिजर्व्स या जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है यूएई का स्टैंड। तो कहीं ना कहीं इंडिया और यूएई अपने स्टेम ड्रिवन इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता ही देती हूँ क्या होता है, स्पेस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी की टर्म्स में हमने बात की। तो हमने इसकी शुरुआत कैसे की, हमने इंट्रोडक्शन में बोला कि आप ऑयल डिपेंडेंट से अब आप क्या बनना चाहते हो, आप टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करना चाहते हो, डिवर्स होना चाहते हो। फिर हमने बोला कि इंडिया ने भी लेट्स से कि आप यहाँ पे मिशन मार्स का एग्जांपल देने वाले थे, तो क्योंकि यूएई ने भी ऐसा मिशन भेजा है, इंडिया ने भी ऐसा ही मिशन भेजा है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है आपकी स्पेस में जाने की। एंड इवेंचुअली आपने स्टेम को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो आप देख रहे हो आंसर बनना चाहिए। दैट इज वाई यू हैव टू रीड मोर एंड मोर आर्टिकल्स। हर आर्टिकल आपको 1 या 2 सिंगल पॉइंट्स दे देता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। गिफ्ट सिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, राइट। गिफ्ट सिटी में बेसिकली एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाने की बात की जा रही है, राइट। तो ये जो फाइनेंशियल सेंटर बनाने की बात है, ये क्यों है, ये रादर इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी कस्टमर्स इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, वो किस तरह से इन्वेस्ट करें, क्या क्या वो मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, राइट। इस पे आजकल बात है। तो आईएफएससी का या गिफ्ट सिटी का बेसिक एजेंडा क्या है कि जो भी कस्टमर्स आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन है उन्हें भी एक्सेस मिले। अब वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो आईएफएससी है ये कहाँ पे डिफाइंड है, ये सेज एक्ट में डिफाइंड है। आईएफएससी का अपना कोई खुद का एक्ट नहीं है, आप ध्यान रखोगे ना। 5 चीजों पे दे वांट टू वर्क ऑन, ठीक है। पहला है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स वो ऐसे लोगों के लिए लॉन्च कर सके आईएफएससी में जो कि हमारी डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन से बाहर है। दूसरी चीज, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को एक्सटेंड की जाने की बात है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या होती है, मान लीजिए मुझे फॉरेन में किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, हो सकता है मेरी स्टडीज़ में, हो सकता है मैं कोई मेडिकल टूरिज्म की बात करूँ या फॉर एनीथिंग। तो अब मान लो कि मैं अगर बाहर की कंट्री में कोई भी पैसा भेज रही हूँ तो मैंने तो एब्सोल्युटली डॉलर का आउटफ्लो कर दिया अपनी कंट्री से, क्योंकि मैं तो डॉलर में भेजूंगी ना। तो इसीलिए सरकार ने लिमिट लगा रखी है कि आप किस तरह या कितना पैसा आप साल में एज एन इंडिविजुअल बाहर भेज सकते हो। तो इसको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम कहते हैं कि कितना पैसा रेमिट कर सकते हैं उसकी बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। मैंने कहा ना, जिस तरह से आप चाहो तो पढ़ाई पे कर सकते हो, मेडिकल टूरिज्म पे कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं इस पे भी नए तरीके से कुछ एक्सटेंशंस किए जाए ताकि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में और ज़्यादा हो, इसके बारे में बात हो रही है। डॉलर क्लियरिंग मैकेनिज्म को बढ़ाने की बात हो रही है। प्लस जितने भी ऐसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो रिटेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको किस तरह से और ईजी मैकेनिज्म्स दिए जाएं। प्लस एक प्रॉपर ब्रोकिंग या ट्रेडिंग एंटिटी अलग से बनाई जाए गिफ्ट सिटी में, इसकी भी बात हो रही है ना। ये तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है, आपको याद रखने पड़ेंगे ना। दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर ना। इनको ना आप ऐसी भी जगह कोट कर सकते हो जब आपसे पूछा जाता है कि इंडियन मार्केट्स को और कैसे इवॉल्व किया जाए, किस तरह से ये मैकेनिज्म्स को बेटर किया जाए, वहां पे भी आप इन पॉइंट्स को कोट कर सकते हो, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो सिमिलर पॉइंट्स ही हर जगह कोट होते हैं, ठीक है। यू कैन एक्चुअली यूज पॉइंट्स एक दूसरी जगह भी। यूजुअली क्या होता है ना, मान लीजिए 20 सवाल है, आपको 20 के 20 हमेशा नहीं आते होते मेंस में, तो सच थिंग्स या सच टेक्निक्स विल हैव टू बी यूज्ड कि कौन सा पॉइंट हम कहाँ कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप न्यूज़ में आए तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप कह रहे हैं कि अगर चाइना से जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं हम उनको उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाना चाहते हैं, तो किस तरह से ये चीज़ की जाए इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं है। पर ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा था, इन्होंने बहुत डिटेल में बहुत ही टिपिकल सी बात कही कि किस तरह की पॉलिसी हो सकती है। या तो आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है, होप यू नो। मान लो कि कोई बाहर से सामान आ रहा है, ठीक है, मान लो वो 10 रुपये का है, आपकी कंट्री में वो सामान था 20 रुपये का। अब आपने क्या किया, इस इंपोर्ट पे आपने और ज़्यादा कुछ टैक्सेस या ड्यूटीज़ लगा दी। ड्यूटी टू बी वेरी प्रिसाइज कि ये हो गया 25 रुपये का। 25 रुपये का आपने क्यों किया, ताकि आपकी इंटरनल चीज़ ज़्यादा बिके। सिंपल होता है कि आप मान लो एक नेल कटर खरीद लो, मेड इन चाइना होता है बिकॉज इट्स चीपर। तो अब आपने क्या किया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है हमेशा, ठीक है, कि आपने नेल कटर पे ही लगा दिया, जस्ट एन एग्जाम्पल है। पर आपने क्या किया, अब आपने ड्यूटी लगा दी उस नेल कटर पे कि ड्यूटी लग के आए, या तो हमारे प्रोडक्ट के बिल्कुल सिमिलर हो जाए या उससे
ज़्यादा हो जाए, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो WTO के हैं, बस इसको समझ लो कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 3 तरह से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो सकता है, या तो जितने भी इंपोर्ट्स हैं चाइना से अकेले उन पे आप ये जो ड्यूटीज़ हैं वो लगा दो, या फिर सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पे लगाओ जो कि मेजॉरिटी आपको चाइना से, या उन प्रोडक्ट्स पे जिनका कि चाइना आपको प्रिंसिपल सप्लायर है। मान लो आप कोई चीज़ 4 जगह से मंगवा रहे हो, पर मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ से आपको चाइना से, तो जो प्रिंसिपल सप्लायर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो चाइना हो, तो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे आप जो है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर दो। या फिर आप उन पे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मत लगाओ चाइना पे, पर जो भी आपको सामान चाइना के अलावा जिन रिसोर्सेज से आ रहा है उन जगहों पे आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स कर लो, और उन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की वजह से अपनी ट्रेड बढ़ा लो, ताकि चाइना से जो आपको सामान आ रहा है उनकी आपको ज़रूरत पड़े ना, सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, ठीक है। अब इसका भी वो एक काउंटर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे डिसाइड हो कि इन तीनों में से क्या किया जाए। वो कह रहे हैं कि अगर मेरा एजेंडा सिर्फ इतना हो कि जो भी चाइना से इंपोर्ट्स आ रहे हैं मैं अकेले उन पर टैरिफ्स लगा दूँ, तो ये चीज़ हो जाएगी गलत, क्योंकि वो WTO की रूल्स के अगेंस्ट चला जाएगा, है ना। आपने पढ़ा होगा मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेचुरल ट्रीटमेंट्स, है ना, कि अगर एक के लिए कोई ट्रीटमेंट है बाकी WTO मेंबर्स के लिए भी वही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपने सिर्फ चाइना के इंपोर्ट्स पे ऐसा किया तो आप WTO के रूल्स के अगेंस्ट चले जाओगे, तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली दिक्कतें आएगी। ऑल्सो मान लीजिए आपने ऐसा किया तो चाइना भी तो आगे से रिटेलिएट करेगा, राइट, और चाइना भी रिटेलिएट करेगा, देन गिवन द फ्रेजालिटी ऑफ आवर ओन इकोनॉमी डेफिनेटली वो एक डिजायरेबल रूट नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, कि आप rather than directing your thing into चाइना के प्रोडक्ट्स, आप बाकी सब जो भी नॉन चाइनीज प्रोडक्ट्स वाले रीजन है उनसे FTA कर लीजिए, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन दिक्कत क्या है, ये FTAs बनने में टाइम लगेगा, राइट, नेगोशिएशंस कब होंगी, उससे क्या होगा, ये जितना भी प्रोसेस है इट डेफिनेटली भी हेल्पफुल कि आपकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स बन जाएंगे फ्रॉम कंट्रीज लाइक EU, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है। वो कह रहे हैं इसलिए सेकंड ऑप्शन बेस्ट था। सेकंड ऑप्शन बेस्ट क्या था, कि जिन भी चीज़ों का चाइना प्रिंसिपल एक्सपोर्टर है उन पे आप डेफिनेटली लगा सकते हो। उससे क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मान लीजिए आप कह रहे हो कि इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एटलीस्ट यू विल नॉट बी काउंटरिंग WTO जो आप पहले ऑप्शन में कर रहे हो, एंड जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस है बाकी सबसे असेस करने के, उसको छोड़ के भी दिस सीम्स टू बी द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लगाना है तो ये सेकेंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर आर्टिकल के हिसाब से, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए अगले आर्टिकल पे आते हैं, ठीक है। रिसेंटली आपने UAE के मिशन के बारे में पढ़ा है, मार्स के चाइना का जो पर्टिकुलर मिशन है उसकी बात हम कर लेते हैं। ध्यान देना, इस मिशन में ऑर्बिटर है, लैंडर है एंड रोवर है। नाउ अ लॉट ऑफ यू डोंट नो द डिफरेंस। ऑर्बिटर क्या है, मार्स के ऑर्बिट के आसपास ही घूमता रहेगा। लैंडर क्या है, ठीक है, ये इस स्पेसक्राफ्ट से सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा ऑन द प्लैनेट मार्स। रोवर क्या है, राइट, लैंडर के साथ एक रोवर होता है। रोवर क्या होता है, जो घूमता है एक मार्स पे जाके जो डेटा कलेक्ट करता है ना। ये सब के सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिफरेंट, तो इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ना। मैंने आपको कल भी बताया था दैट व्हाई इज इट कि अभी ये लॉन्चेस हो रहे हैं, बिकॉज अभी देयर विल बी अ टाइम जब अर्थ और मून जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होंगे फ्रॉम ईच अदर। तो उससे क्या होगा कि जो फ्यूल है आपका अर्थ से मार्स पहुंचने का वो डेफिनेटली कम लगेगा। ऑल्सो अगेन ये भी याद रखना, फॉर एग्जाम्पल US के 2 मिशन है, परसिवरेंस एंड क्यूरियोसिटी। अब ध्यान देना, क्यूरियोसिटी इज अ रोवर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। क्यूरियोसिटी रोवर है, राइट, दिस विल कलेक्ट डेटा। तो क्यूरियोसिटी रोवर में क्या है ना, वैसे तो कई बहुत समय से एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन अभी भी दिस इज एक्टिव, जबकि इसका टारगेटेड मिशन ओवर है। और जो नासा का परसिवरेंस मिशन है, राइट, दिस विल टच मार्स ओनली इन 2021। तो जितना इंपॉर्टेंट है कि ये किन प्लैनेट्स को सर्च कर रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से लैंड हो चुके हैं, कौन से नहीं हुए, किनका टारगेटेड पीरियड हो चुका है खत्म। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो, दिस इज दी ओनली थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। हाँ, स्पेस रेस वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा, अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया है, कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा ही US और रशिया ने डोमिनेट किया है। एक तरफ US का स्पेसक्राफ्ट जाता था, दूसरी तरफ रशिया का भी। लेकिन चाइना इज ऑल्सो इन रेस नाउ। चाइना ने ह्यूमन को सेंड किया स्पेस में 2003 में, ठीक है। 2022 तक वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। ऑल्सो चाइना ने रोवर्स मून पे भी सेंड किए हैं, और रादर जो फार साइड है मून का उस पर भी लैंडिंग की बात है। तो आपको कभी भी अगर कंपैरिजन आ जाए
ठीक है, डिफरेंट स्पेस प्रोग्राम्स का, डेफिनेटली आप चाइना का केटर कर सकते हो कि बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है ना। व्हाट डज चाइनीज से अबाउट इट नाउ, इवन दो ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल है कि कहीं ना कहीं वो यूएस को काउंटर करने के लिए ऐसा कह रहा है, बट चाइना ने ऐसा अग्री नहीं किया है। चाइना कह रहे हैं आर एजेंडा इज टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, दैट इज वाई वी हैव बीन लॉन्चिंग दी स्पेसक्राफ्ट, देयर इज नो कॉम्पिटिशन विद एनी अदर कंट्री। सो यू कैन कोट इट कि इवन दो चाइना डजंट अग्री टू इट, इट सीम्स लाइक ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। राइट, काकरापारा न्यूक्लियर राधा जो आपका पा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। रीज़न इसका क्या है कि इन्होंने जो एक बहुत ही सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है इसको अटेन कर लिया है। क्या, हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी है दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, बट बिफोर दैट सबसे पहली चीज़ कि कंट्री का पहला 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट है, पहला फैक्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा, दिस इज़ अ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के रिएक्टर्स होते हैं, राइट, तो उनमें से एक टाइप है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, आप इस टर्म को याद रखेंगे। ठीक है, दिस इज दैट टाइप ऑफ हैवी वाटर, सॉरी दिस इज दैट टाइप ऑफ जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इसकी यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल यूरेनियम को एज फ्यूल यूज़ करें, एज मॉडरेटर हैवी वाटर को यूज़ करें। अब ये फैक्चुअल डेटा है, आपको पता होना चाहिए ना। आई होप कि आपको किस तरह से एक पावर प्लांट फिजन फ्यूजन वर्क करता है आपको आइडिया है, मॉडरेटर क्या होता है, देन कपल ऑफ थिंग्स दैट यू शुड नो। ठीक है, यू कैन गो बैक एंड गूगल इट, मे बी आई ऑल्सो पुट सम लेक्चर समडे अबाउट इट, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस इज कि इसमें एक टर्म यूज होता है कि इसने अपनी क्रिटिकलिटी रीच कर ली। क्रिटिकलिटी का मतलब पता क्या है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर ले गया। अब ना समझना सिंपल शब्दों में कि क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो भी आपका मटेरियल है यूरेनियम, राइट, इसको बम्बार्ड करने के लिए। सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रही। सो कभी भी एक न्यूट्रॉन को यूज़ किया जाता है यूरेनियम को बम्बार्ड करने में, फिजन में, एंड इवेंचुअली ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हर रिएक्शन का में अपना अपना न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होता है। अब हुआ क्या कि ये जो न्यूट्रॉन था ये फिर से ऐसा रिएक्शन शुरू कर देता। तो क्या हुआ, न्यूट्रॉन से जो आप बम्बार्डमेंट हुई, दो पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ, इनके रिएक्शन में अपने अपने न्यूट्रॉन्स आए। अब ये न्यूट्रॉन्स जो है और यूरेनियम एटम्स को बम्बार्ड करेंगे और बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो होगा कि न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन इनके बाय प्रोडक्ट्स के जैसे रिलीज होते रहेंगे और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन जो है आगे यूरेनियम को जो है बम्बार्ड करके रिएक्शन शुरू करते रहेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, एक पॉइंट पे न्यूट्रॉन्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या होगा, इससे जो रिएक्शन है ये अनकंट्रोलेबली आगे बढ़ेगा। लेकिन जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं इनमें एक चेन रिएक्शन को, ये जो पूरा न्यूट्रॉन का रिएक्शन बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया जाता है ताकि ये अनकंट्रोलेबल ना हो। दिस इज व्हाट अचीविंग क्रिटिकलिटी मीन्स, कि जब हर फिशन रिएक्शन में इतने न्यूट्रॉन्स हो कि वो आगे जितने भी रिएक्शंस हैं उसको कंट्रोल कर लिए, पूरा का पूरा प्रोसेस अनकंट्रोलेबल ना हो जाए न्यूट्रॉन के बनते रहने से। जब वो स्टेज पहुंच जाते हैं तो दैट इज व्हेन वी कॉल कि एक जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है उसने अपनी क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है, कि ऐसे लेवल पे आ गया है कि अब ये रिएक्शन कंट्रोल है, न्यूट्रॉन्स की वजह से अनकंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल शब्दों में बताया, आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट द एग्जैक्ट थिंग। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। रीजन देयर बीइंग, अगर आपको ये टर्म प्री में आ जाए तो आपको एक लॉजिकली डिडक्शन होना चाहिए कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हो सकता है क्रिटिकलिटी में टेम्परेचर को रेफर कर दे कि क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच जाए, ठीक है, या सुपर कंडक्टर्स की बात कर दे कि भाई इतने कम लेवल ऑफ टेम्परेचर की बात कर दे। तो उन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एक न्यूट्रॉन ड्रिवन रिएक्शन को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा इनमें ना एक और चीज़ बताती हूँ, एक ना यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यूरेनियम एनरिचमेंट में क्या है, बेसिकली जो भी आपका यूरेनियम होता है जिससे ये रिएक्शंस होते हैं, ये जो यूरेनियम है मेजॉरिटी यूरेनियम 238 की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, यूरेनियम 235 जो है बहुत ही कम होता है, लेकिन जो रिएक्शन है उसके लिए 235 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको एनरिच किया जाता है इस प्रोसेस से कि मेजॉरिटी जो 238 है उसको 235 में कन्वर्ट कर दिया जाए, सो दैट रिएक्शंस बहुत ज़्यादा सही तरीके से हो। इसलिए आप देखोगे नेचुरल एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ना। ईरान की कंडीशन में भी क्या, ईरान की जो सैंक्शंस थे या ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वहाँ पर भी यही दिक्कतें थी कि एनरिचमेंट को रोक रहे थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एनरिचमेंट करते जाओगे उतने पावरफुल आपके
जो बॉम्ब्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये बनती जाती हैं। तो एनरिचमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है इन पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए, ठीक है। जस्ट एन आइडिया अबाउट इट, रीजन दे बीइंग कि अगर एनरिचमेंट पे सवाल पूछ ले तो दे कांट गेट यू इनटू टेक्निकलिटीज कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पर जो बेसिक प्रोसेस है एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स जो है, इन पे एक रिसेंट न्यूज़ रिपोर्ट आई है, ठीक है। फर्स्ट असेसमेंट क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने निकाली है, जिन्होंने 21st सेंचुरी के एंड तक कुछ प्रोजेक्शंस दी है ना। आई विल नॉट read the projections but I want you to keep a note of it कि इनको आप as introduction यूज कर सकते हो अपने जितने भी आपके क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आपकी इन सबके पीडीएफ्स बन रहे हैं, आई थिंक बाय एंड ऑफ द मंथ दे शुड बी शेयरिंग ऑल दिस विद यू। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि सरफेस का एयर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है, वार्म डेज बहुत ज़्यादा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अब आप डायरेक्टली रादर देन पुटिंग इट इन अ जेनेरिक वे आप रिपोर्ट को कोट कर सकते हो, ठीक है। सो वंस यू गेट ऑल दीज कंपाइलेशंस, उनसे ये जो पॉइंट्स हैं वो आप डेफिनेटली नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट आपके पास एक बेसिक पॉइंट हो जाए जो कि आप अपने क्लाइमेट चेंज के उसमें कोट कर सको। बहुत सिंपल सी बातें करते हैं कि इंडिया में ड्रोट की फ्रीक्वेंसी है ना, सूखे की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, फ्लड्स बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है, सुनामी आ रहा है, कोस्टल रीजन्स डूब रहे हैं, लेकिन यू कैन कोट द एग्जैक्ट लाइन्स गिवन इन दीज पर्टिकुलर रिपोर्ट्स, है ना। जैसे आपको पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इस साल तो कितने सारे एक्सट्रीमली सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए, तो आपको ये चीज़ पता तो है ही है, न्यूज़ में फॉलो किया, बट रिपोर्ट की आप एग्जैक्ट चीज़ कोट कर दोगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो वार्मिंग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हिंदू कुश हिमालयाज में वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन कराकोरम में क्या है, देयर इज इंक्रीज इन स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर। तो ये एक पिक्यूलियरिटी है दैट आई कुड हैव डिस्कस्ड। बाकी सब बहुत जेनरिक पॉइंट्स है, यू डोंट हैव टू डिस्कस देम, बट हाँ एटलीस्ट वो पॉइंट्स आप कंपाइलेशन से ले सकते हो। अब इनके रीजंस क्या है, बहुत सिंपल सी बात करते हैं। रीजंस हैं जो आपकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है। एंथ्रोपोजेनिक क्या है, जो मैन मेड चीज़ें हैं, मैन मेड रीजंस हैं जिनसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं। ऑल्सो क्या हो रहा है कि वाटर वेपर, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन बढ़ रहा है ना, तो वार्मिंग बढ़ेगी, है ना। जैसे मान लो कि सिंपल शब्द में वाटर साइकिल आप बच्चों में पढ़ते हो, अब पानी जितना गर्म होगा उतना ही वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, तो ऑब्वियसली रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी, कह रही है ये दिक्कत आ रही है। अब उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कोस्टल प्रोजेक्ट्स पे डैमेज होगा, जब बहुत ज़्यादा बारिशें होगी, इरोजन होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि रीजंस आपको नहीं पता थे, बट व्हेन यू कोट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट, इनकी जो वैलिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है जी। चलिए लास्ट चीज़, ई कमर्स रूल्स जो हैं आपके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। नाउ बिफोर आई गेट इनटू दिस, दो चीज़ें आई वांट टू डिस्कस। जो ये ई कमर्स मॉडल्स हैं, दो मॉडल्स हैं, एक मार्केट प्लेस मॉडल होता है, एक इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल होता है। मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, जिनकी अपनी सामान नहीं होता, अपनी इन्वेंटरी नहीं होती, बट वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप हमारे यहाँ आके इन चीज़ों को सेल कीजिए। और इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स क्या होते हैं, जो अपना खुद का सामान बेचते हैं ना। फॉर एग्जांपल रीबॉक की वेबसाइट पे जाके इफ यू बाय दैट्स एन इन्वेंट्री लेड मॉडल। नाउ आई एम नॉट गेटिंग इनटू एफडीआई रूल्स क्या है, इज रीबॉक अलाउड और नॉट, मैं जस्ट आपको एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ई कॉमर्स के रूल्स बहुत सिंपल हैं कि जो भी कस्टमर्स हैं या रादर जो भी ऑफर कर रहे हैं गुड्स, चाहे वो रजिस्टर्ड हो इंडिया में, ओवरसीज में, उन सभी को ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, कंपल्सरीली डिस्प्ले करना ज़रूरी है आपकी रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, ताकि कंज्यूमर क्या हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो ना। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, कभी कभी ना हमें क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर एग्जांपल रेरा के बारे में कि व्हाट कुड बी डन, या किसी और भी मॉडल के बारे में। तो ना आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है इन चीज़ों पे कि किस तरह के मॉडल्स होने चाहिए, और उन सभी में कस्टमर जो है उसको बहुत आगे रखा जा रहा है। तो ऑल दीज पॉइंट्स कैन बी रिपीटेड इन अदर क्वेश्चंस इज वेल। फॉर एग्जांपल आप कह दो कस्टमर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, कस्टमर का ग्रीवियांस रिड्रेसल क्या है, रिफंड रिटर्न पॉलिसीज़ क्या है। तो इन सभी चीज़ों को आप सेम पॉइंट जो है डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ
सॉरी द होल थिंग वेंट ऑफ। तो एनीवेज मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका प्रीलिम्स प्लस मेन बैच है शुरू हो चुका है। उसमें आपके कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री क्रैश कोर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। फॉर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज कॉल अस एट 6280133177, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डेफिनेटली पता है कि हमारे कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। जो भी आपको कोर्सेज के बारे में डिटेल्स चाहिए आप डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल कीजिए, कंफर्म कीजिए, एंड यू विल सी कि यू विल गेट अटमोस्ट क्लैरिटी कि आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए दैट वाज ऑल फॉर टुडे दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।